हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी का कुछ टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा था, जो कि था डेफिनेशन, देन उसका प्रोसेस और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप की ब्रांचेस हैं वो हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग के साथ। बुक कीपिंग बेटा क्या होती है? बुक कीपिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो बेटा ट्रांजेक्शन्स की। आप इसके अंदर बेटा क्लासिफाई करते हो, देन उसको, ये सारी चीजें जो आप करते हो बेटा वो होती है बुक कीपिंग के अंदर। अगर आप प्रोसेस को देखोगे तो प्रोसेस में जो भी आइटम आती है उसमें से क्लासिफाई तक का जो भी काम होता है वो सारा बुक कीपिंग के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो J.R. बैटल बॉय, ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा अच्छी है और इजी भी है बेटा याद करने में। लिखा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। मतलब क्या हुआ? बुक कीपिंग एक कला है। किस चीज की कला है बेटा? बिजनेस डीलिंग्स को सेट ऑफ बुक्स के अंदर लिखने की, रिकॉर्ड करने की। और अगर आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ से आप याद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेटा आप यहाँ पे भी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ के याद करके अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए और आप इसको अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ। तो बुक कीपिंग क्या है? एक पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा, जिसमें लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट को इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब ट्रांजेक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हो तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। तो इसके अंदर मेनली 4 काम आप करते हो। पहला काम आइडेंटिफाई का, दूसरा मेजरिंग का, तीसरा रिकॉर्डिंग का और चौथा होता है बेटा क्लासिफाइंग का। इसके बाद जो भी काम होते हैं आपके वो सारे बेटा होते हैं आपके अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर है? तो बुक कीपिंग बहुत ही ईजी है बेटा, एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा रहेंगे इसके, तो ये आपको याद करनी है। तो बुक कीपिंग अगर आप याद करना चाहो तो पहला पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि J.R. बैटल बॉय की आपको याद करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको एक्सप्लेन मुझे अच्छे से करना है तो बेटा आप यहाँ से याद कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल काम है। बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, आप मेजर करते हो और रिकॉर्डिंग करते हो और देन उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हो। इस चीज को आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिस बच्चों ने ये वाली वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा वो वाली वीडियो देखो, वहां पे आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ये था बेटा हमारी बुक कीपिंग। अब हम बात करेंगे बेटा अकाउंटिंग के अंदर। बच्चे अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के अंदर बेटा किया जाता है। तो बच्चे अकाउंटिंग में जैसे हमने जो भी प्रोसेस अभी हमने देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रोसेस होता क्या है। बच्चे ये होता है प्रोसेस आपका, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो और देन उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ तक का जो काम होता है, यहाँ तक का ये बुक कीपिंग कहलाता है। लेकिन एंड के जो 3 काम है, समराइज करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, बेटा ये तीनों काम किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अब बात करेंगे इसके डिफरेंशिएशन की, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो किस बेस पे करेंगे। बेटा पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सबसे पहले बुक कीपिंग की जाती है, देन अकाउंटिंग की जाती है, राइट। और अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस इसे कहेंगे, लेकिन मेन जो काम किया जाता है अकाउंटिंग में वो ये किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का, क्योंकि पूरा ये अकाउंटिंग कहलाता है। बट अगर मैं कहूं कि अकाउंटिंग के मेन काम क्या है तो बेटा ये काम है अकाउंटिंग के। क्लियर पॉइंट? तो अगर हम बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन कहूंगा बेटा, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरह से करोगे। ये आपके बेसिस गिवन है बेटा 11th क्लास में आने के बाद। अब अगर आप किसी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिस के ऊपर करोगे, तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको बेसिस भी लिखने जरूरी है। अब जैसे बात करते हैं, पहला है स्कोप। तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, लिखा क्या है बेटा? स्कोप का मतलब होता है इसमें क्या काम किया जाता है। तो बुक कीपिंग ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ा है अभी कि बुक कीपिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसको मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर क्लासिफाई करेंगे।
तो क्लासिफाइंग देम तक क्लियर हो गया, यही आपको इसमें लिखना है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, अकाउंटिंग में क्या क्या काम करना होता है, वो मैंने आपको अभी भी बताया। इसके अंदर बेटा आप समराइज करते हो, एनालाइज करते हो और देन कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो ये पहला आपको डिफरेंस आपको पता चल गया स्कोप के अंदर। बात आती है स्टेज की, तो बेटा सबसे पहले काम कौन से किया जाता है, प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग का। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे ये किया जाता है, देन उसके बाद सेकेंडरी स्टेज पे ये किया जाता है, ठीक है। तो इट इज द प्राइमरी स्टेज, इट इज द सेकेंडरी स्टेज। देन बात आती है ऑब्जेक्टिव की। तो बुक कीपिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे, नॉर्मल अगर आप देखोगे बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ सेटअप बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, इसका ऑब्जेक्टिव होगा मेन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग का, तो इसका बेटा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बेटा एंड रिजल्ट का निकालना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देन इसको कम्युनिकेट करना, उसके जो यूजर्स होते हैं, जो भी उस कंपनी से रिलेट करते हैं, उन सभी को जो भी इंफॉर्मेशन आपने निकाली है, प्रॉफिट लॉस या व्हाटएवर, वो सभी उनके साथ साझा करना, उनको बताना। बात आती है नेचर ऑफ जॉब की, तो बेटा ये रूटीन नेचर का होता है, मतलब डेली बेसिस पे होता है, जबकि ये आपका डायनामिक नेचर का होता है। आप कह सकते हो कि ये कभी कभी किया जाता है, या तो आप हर 3 महीने में करोगे, या तो 6 महीने में करोगे, या तो साल में एक बार तो करोगे ही करोगे। क्योंकि प्रॉफिट बेटा आप हर महीने नहीं निकाल सकते, ना ही आप हर दिन निकाल सकते, मतलब निकाल सकते हो बट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। वो आपका वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा अगर आप पर डे अगर प्रॉफिट निकालोगे तो। बात आती है परफॉर्मेंस की, तो बेटा इसका जो जूनियर स्टाफ होता है वो इसको फंक्शन को करता है। जैसे आप मान के चलो 12th क्लास का बच्चा, ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा, ये काम आराम से कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लेकिन बेटा इसके लिए सीनियर स्टाफ चाहिए होता है, लाइक जो सीए जिन्होंने कर रखा होता है वो ये काम करते हैं, या जिनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है वो काम करते हैं। अब बात आती है कि स्पेशल स्किल्स चाहिए, तो नहीं, इसके लिए कोई भी स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास का बच्चा भी आराम से इसको कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। जैसे मैंने अभी कहा था कि इसको करने के लिए आपको सीनियर स्टाफ चाहिए या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो इसीलिए इसको करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे। तो यहाँ पे आप हमने जो क्लियर किया है बेटा, वो हमने किया है बुक कीपिंग की डेफिनेशन, देन फिर हमने किया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंशिएट। और बेटा दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, अभी जो एग्जाम होगी उसमें भी आएगा, प्लस आपके एंड जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था बेटा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो टॉपिक होगा अब हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक है हमारा वो है बेटा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आप 11th क्लास में नए नए बच्चे हो, आपको नहीं पता कि अकाउंटिंग आपको क्यों दी गई है, तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर किया था कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको रिकॉर्ड, उसके जो भी रिकॉर्ड्स है उन सभी को मेंटेन करके रखना, ताकि आपको पता चल सके कि कितना पैसा आपने लोगों से लिया है, कितना आपको देना है, या कितने लोगों से लेना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि आपकी जो बिजनेस की जो लाइफ है या उसकी जो हेल्थ है वो आप अकाउंटिंग से पता करते हो। देन इसके ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्ड करना हमने पहले ही पढ़ा है, आप तो बोर हो चुके हो बेटा पढ़ के कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शंस को। सेकंड क्या है, डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस। बच्चे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप क्या कहते हैं फॉलो कर रहे हो, सभी ट्रांजेक्शंस को मेंटेन करके रख रहे हो, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट लॉस निकालना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो आप क्या करते हो कि पूरे साल भर में जितने भी आपको प्रॉफिट हुए हैं, सॉरी जो भी आपको इनकम हुई है उसको आप एक साथ रखते हो, और जितने भी आपको एक्सपेंसेस हुए हैं उनको एक साथ रखते हो, और देन उसके बाद उनको आपस में माइनस कर देते हो, और जो आपके पास आएगा वो हुआ आपका प्रॉफिट। तो डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग की हेल्प से बचे। और थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा मतलब है कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व है। दायित्व से मेरा मतलब है कितने लोगों को पैसा देना है और कितनी उन्होंने असेट्स खरीद के रखी हुई है या उनके पास है। जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट्स हो गए, वो कितने हैं उनके पास, बैंक बैलेंस कितना है, कैश में पैसा कितना है हाथ में, ये सारी चीजें हो जाती है बेटा फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमें पता चल पाती है कि उसके पास लायबिलिटी कितनी है और उसके पास असेट्स कितनी है। बच्चे आगे लिखा है असिस्ट
द मैनेजमेंट बेटा। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चे कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। मान के चलो एक मैनेजर है और उसको कोई मशीन परचेस करनी है, तो बेटा मशीन परचेस करने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब अगर वो मेंटेन करके रखेगा रिकॉर्ड्स, कैश की सारी ट्रांजेक्शन करके रखेगा, तो उसको पता होगा कि अभी एट अ टाइम उसके पास कितना पैसा है, या उसके एंटरप्राइज के पास या उसके कंपनी के पास कितना पैसा भी है। तो उसी बेस पे वो आगे डिसीजन ले सकता है। तो ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है बेटा। आगे लिखा हुआ है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो जो भी यूजर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 तरह के यूजर्स होते हैं, जो किसी भी कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन चल रही है उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल। कुछ लोग वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर रह के जो भी ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर नजर रखते हैं या वो जानना चाहते हैं कि उसमें चल जा रहा है, तो वो होते हैं इंटरनल यूजर्स, जिसको हम ऑनर या मैनेजर या एम्प्लॉयज में बांट सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल, जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, तो बेटा वो होते हैं आपके क्रेडिटर हो गए, सप्लायर हो गए जो आपको गुड सप्लाई करते हैं। हो सकता है कि आपका जो लो है, जो गवर्नमेंट है, वो आपके ऊपर नजर रख सकती है, या वो बैंक जो आपको पैसा देते हैं, या इन्वेस्टर्स जो आपको पैसा देते हैं। तो वो सभी लोग होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो मेंटेन, उसके ऊपर नजर रखते हैं या वो जानना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उन सभी यूजर्स को सभी इंफॉर्मेशन देना जो वो चाहते हैं। तो ये सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब आप अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे और एक अच्छे से प्रेजेंटेबल डेटा के रूप में उनके सामने रखोगे। अब इसमें हमें बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हमने किसी बैंक को अगर हमने रिप्रेजेंट किया, तो ऐसे में बैंक हमें लोन देने में आसानी रहेगी, तो लोन हमें आराम से मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है इसके अंदर प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। बेटा इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको पता है कि आपके पास असेट्स कितनी है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पास असेट्स है कितनी, तो पता चलेगी कोई टाइपराइटर या कोई कंप्यूटर किसी कोने में सड़ रहा है या खराब हो रहा है। तो मान के चलो कि किसी बिजनेस के जो मेन जो काम है वो है ट्रक का काम, उसके 100-200 ट्रक चल रहे हैं, लेकिन अगर उसने मेंटेन करके रखा हुआ है रिकॉर्ड कि इतने इतने गाड़ी नंबर के इतने इतने ट्रक हमारे पास हैं, तो उसको मेंटेन करके रख सकता है कि कौन से ट्रक में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ट्रक कहाँ गया है काम पे, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया सब कुछ, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास असेट्स कितनी है, आपके पास ट्रक कितने हैं। तो ऐसे में उन ट्रकों की मेंटेनेंस भी आपसे नहीं की जाएगी। तो बेटा ये है पॉइंट हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स बच्चे। तो ये था हमारे ऑब्जेक्टिव, जो टोटली 6 ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। बात करते हैं इसके बेटा फंक्शंस की। तो जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं बेटा वही इसके फंक्शन भी हैं। तो अगर आप चाहो तो एज इट इज लिख दो, बस हेडिंग को थोड़ा चेंज करना है और कुछ नहीं करना। जैसे मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पहले पॉइंट में क्या लिखा था, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बात वही है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका देखते हैं बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखा था, प्रॉफिट लॉस पता करना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट लॉस पता करना, बेटा वो कैसे पता चलेगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, सिंपल सी बात है। और आगे है लीगल रिक्वायरमेंट जो भी होगी कानूनी रूप से, जैसे अगर 2 बिजनेस है और एक बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है बट दूसरा वाला नहीं कर रहा, तो जलन के मारे हो सकता है उसके ऊपर केस कर दे, बोले सर इलीगल काम कर रहे हैं। तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे कि आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो, तो आप सिर्फ तभी प्रूफ कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जितनी बिलिंग है आपके पास, जितने बिल हैं वो सभी आपके पास होंगे, उसके बेस पे आपने क्या किया होगा, अकाउंटिंग की होगी, आपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे होंगे। तो अगर कोर्ट अगर आपसे कहता है कि प्रूफ करो कि आपका जो काम है वो लीगल है और आप कोई भी 2 नंबर का धंधा नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में ये सारे रिकॉर्ड्स काम आते हैं आपको वहां पे प्रूफ करने के लिए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। आगे आता है बेटा कम्युनिकेटिंग, सेम वही पॉइंट है कि जितने भी आपके यूजर्स हैं उन सभी को कम्युनिकेट करने का इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बेटा। जब तक अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। कोई अकाउंटिंग करने से प्रॉफिट लॉस पता चलता है, प्रॉफिट लॉस पता करने के बाद आप कम्युनिकेट करते हो जो भी इसके यूजर्स होते हैं उन सभी को। आगे असिस्ट, तो वही मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, सेम वही सारे टॉपिक है। तो आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन दोनों ही इसके सेम है, एक साथ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा एडवांटेज, तो बेटा वो भी सेम है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मैं अब डायरेक्ट उसके ऊपर ले जाता हूँ। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक करेंगे बेटा। बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट देखो, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। इवन दुनिया में किसी भी इंसान को ले लो या किसी भी मशीन को ले लो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन बुक्स भी परफेक्ट नहीं है। कई राइटर्स में कुछ बातें अच्छी होती है, किसी राइटर में कुछ अच्छी बात होती है।
लेकिन टीएस ग्रेवाल जो बुक है उसके अंदर ये बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें गलत आंसर नहीं निकलते। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हो तो क्योंकि ये जो आपके अकाउंटिंग की जो बुक है अभी थियोरेटिकल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको सारी थ्योरी नजर आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे। और 12th क्लास की बात करें तो उसमें आपको टोटली न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं देता। एग्जैक्ट का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 10 में से 8 गए तो कितना बचा? आप कहोगे 2। क्या वो एग्जैक्ट आंसर है? बिल्कुल, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे हम कुछ चीजें मान के चलते हैं, अजम्पशंस पे चलते हैं। तो जो चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट आपको कभी आंसर नहीं दे पाएगी, वो एप्रोक्स में ही दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आगे पढ़ोगे इसी क्लास में तो एक चैप्टर आएगा बेटा डेप्रिसिएशन का। उसमें क्या होता है कि जो आप कोई मशीन खरीदते हो, कोई असर खरीदते हो, तो उसकी एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद वो खराब हो जाती है चीज, वो यूजेबल नहीं रहती। तो ऐसे में उसकी हर साल कितनी परसेंट उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा अभी 10,000 रुपए का, अगर 1 साल के बाद अगर आप उसको बेचोगे तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, राइट। लेकिन कितना कम होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। आप एक अंदाजा कर सकते हो, जैसे मान के चलो जो खरीदने वाला है वो सबसे ज्यादा पैसा कम करेगा। वो कहेगा कि भाई 10,000 का फोन खरीदा, 1 साल में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, एक काम को 5,000 में दे दो। और आप कहोगे कि नहीं यार, अभी तो खरीदा है, इसको तो मैंने कुछ होने भी नहीं दिया, गिरने भी नहीं दिया, इसको तो मैं हमेशा सीने से लगा के रखता था, तकिए पे सुलाता था इसको अपने बिस्तर के साथ। तो ऐसे में आप कहोगे कि भाई ये तो 9,000 में जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि प्राइस आप कितना कम करोगे, कितना डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जितना भी अमाउंट कम होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता बेटा कभी भी, वो अजम्पशंस के ऊपर चलता है। तो यही रीजन है कि अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं देता, वो अप्रोक्स में ही आपको आंसर देगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट है बेटा, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। बेटा इसका मतलब क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि भरोसे वाली जो अमाउंट है वो आपको कभी नहीं बता सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन का एक एग्जांपल दिया था, कितना अमाउंट कम होगा, वो वैल्यू, वो अमाउंट आपको, भरोसे वाली अमाउंट आपको नहीं बता सकता कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो अकाउंटिंग के अंदर आप जो रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन, वो सिर्फ पैसों में होनी चाहिए, मनी टर्म्स में होनी चाहिए, या फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि वो पैसों में कन्वर्ट हो जाए, भले ही आप पेमेंट अभी ना करो लेकिन बाद में वो पैसों में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा हम प्राइस लेवल चेंजेस, बोलते हैं बेटा हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कि यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसे में क्योंकि आपसे मनी टर्म्स में ही आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी को ही आप मेजर कर रहे हो, तो ऐसे में कोई क्वालिटी अगर है आपके स्टाफ के अंदर और प्रॉफिट आपका अगर आपका हो रहा है आपके स्टाफ की वजह से, क्योंकि वो बिहेव अच्छा कर रहे हैं कस्टमर के साथ, आपका कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसे में कस्टमर आपके पास आना बार बार पसंद करता है। तो ऐसे में जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ अमाउंट बताती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लेकिन प्रॉफिट होने के पीछे का रीजन नहीं बता पाती, क्योंकि ऐसे में क्वालिटेटिव जो एलिमेंट है, जो क्वालिटी है, वो इग्नोर कर देती है, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे बच्चे। आगे जो पॉइंट है बेटा हमारा 4th पॉइंट लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि अमाउंट आज जो है वो आज से 10 साल बाद नहीं रहेगा उसका। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी आज से 20 साल पहले अराउंड 1,000 रुपए की, लेकिन आज की डेट में उसकी कीमत है करोड़ों रुपए में। तो ऐसे में जो अकाउंटिंग है वो प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसी अमाउंट को दिखाएगा जिस अमाउंट में आपने उसको खरीदा था। भले ही मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा क्यों ना हो गई हो, लेकिन फिर भी वो अपनी अकाउंटिंग की बुक में वही प्राइस दिखाएगा जो उसकी पहले की प्राइस थी, जो जब आपने खरीदी थी तब। तो ऐसे में प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है, जो अगेन उसकी एक कमी है, उसकी एक लिमिटेशन है। अब बात आती है बेटा लास्ट पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? अगर आप कभी मॉल में गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा आप कुछ खरीदने नहीं जाते, आप नॉर्मली घूमने जाते हो, या संडे मार्केट गए, थर्सडे मार्केट गए, वहां पे आपका काम क्या होता है? सिर्फ घूम घाम के वापस आ जाना। तो जब आप वहां पे घूमने जाते हो तो आप शॉपिंग करने नहीं जाते, आप सिर्फ मजे लेने के लिए जाते हो, टाइम पास करने के लिए जाते हो, तो उसको बोलते हैं बेटा विंडो शॉपिंग। जब आप शॉपिंग ना करके सिर्फ घूम के आ जाओ तो उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। और ऐसे ही विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब आप ऊपर से चीजें दिखा दो लेकिन अंदर की रियलिटी ना दिखा पाओ, तो अकाउंटिंग अंदर की रियलिटी कभी नहीं दिखा पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने कहा था कि प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं बता सकता,
आपने अपनी बैलेंस शीट में कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में ये दिखा रखा है कि उसके पास असेट है 100 रुपए की, जमीन खरीदी थी 100 रुपए की, लेकिन अभी आज की टाइम पे अगर देखा जाए, जो कि 30 साल पहले या 20 साल पहले खरीदी थी, और आज की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत लाखों में है। ठीक, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चे, अब ये मत कहना सर 100 रुपए में जमीन दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से अगर आप प्राइस लेवल चेंजेस को अगर आप देखते हो तो वहां पर विंडो ड्रेसिंग का ही काम कर रहा है हमारी अकाउंटिंग, क्योंकि वो हमें रियलिटी नहीं दे पा रहा है। क्लियर पॉइंट? तो ये बेटा 5 पॉइंट है हमारे। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एक्सेप्ट, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, या अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बेटा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी लगा सकते हो कि जो वस्तु जितने में बिक सकती है वो अमाउंट नहीं बता सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन आपने डेप्रिसिएशन लगाया, उसके ऊपर आपने कहा कि भैया डेप्रिसिएशन के हिसाब से ये बनता है 7,000 रुपए का। ये जब मार्केट में गए तो दो चीजें हो सकती है, या तो इससे कम में जाएगा 7,000 से, या तो 7,000 से ज्यादा में जाएगा। तो ऐसे में वो आपको वैल्यू नहीं बता सकता जितने वैल्यू में वो बिक सकता है या रियलाइज हो सकता है। रियलाइज का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा अमाउंट है जितने में वो बिक जाए, तो इसका मतलब आप ये भी लगा सकते हो। और आगे अगर हम बात करते हैं तो बेटा आगे हमारी बात आ जाती है यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मत पढ़ना बच्चे इसको। हाँ, अगर किसी को अगर नॉलेज चाहिए तो बिल्कुल पढ़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा ये टॉपिक। आगे चलते हैं बेटा, आगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो देखते हैं। आगे बच्चे हम उसी टॉपिक पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग आप बना रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहां से निकाल रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन बेटा कितने लोगों के लिए जरूरी है? तो 2 लोगों के जरूरी है। एक होता है बेटा इंटरनल यूजर्स, एक होता है बेटा एक्सटर्नल यूजर्स। वो लोग इंटरनल जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल वो लोग जो बिजनेस के बाहर है लेकिन फिर भी नजर रखते हैं आपके काम पर। तो जैसे बैंक्स हो गए, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो आपको लोन देते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब एक ऐसे इन्वेस्टर जो पैसा लगा चुके हैं, या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो लगाने की सोच रहे हैं या उनके अंदर क्षमता है लगाने की। क्रेडिटर्स या उसको सप्लायर भी बोल सकते हो, ये वो लोग होते हैं जो आपको माल उधार में देते हैं, अब बाद में नजर रखते हैं आपके ऊपर कि आप पैसा दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा गवर्नमेंट का या अथॉरिटीज, जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड है, जो आपकी कंपनी पे नजर रखती है, वो इसलिए रखती है ताकि वो ये देख सके कि आप जो टैक्सेस है वो आप टाइम से दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कहीं आप चोरी चुपके कुछ चोरी तो नहीं कर रहे हो टैक्सेस की। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट अथॉरिटीज देखती है। इवन वो ये भी देखती है कि आप अच्छे से काम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, राइट। जो आपका वैट टैक्स या जीएसटी अब जो आ चुका है, तो ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। बात आती है रिसर्चर्स की, बट बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। तो 4 पॉइंट काफी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यूजर्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो एक्सप्लेन कर दो। तो ऐसे ही 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में आएगा, जैसे भी आएगा। पर आपको कभी भी एक्सटर्नल यूजर्स आपको बेटा 4 से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इस बात की बेटा गारंटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे यूजर्स जो कि इसमें इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है टॉपिक हमारा इसके अंदर सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की मैंने डेफिनेशन में आपको बताया सिस्टमेटिक मैनर, आपने वो सेंटेंस पढ़ा था कि आप जो भी मेंटेन करते हो वो सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन करते हो। बेटा सिस्टमेटिक जो मैनर है उसमें अब यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि अकाउंटिंग के कितने सिस्टम है। तो बच्चे अकाउंटिंग के सिर्फ 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है, आप एक्सप्लेन बाद में पढ़ लेना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए अगेन अलग सेपरेट वीडियो में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक करो बेटा वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, देन आप मुझे कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आप डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा और ये आपको अलग से एक्सप्लेन भी करके दिखा दूंगा बच्चे। तो बात आती है डबल एंट्री सिस्टम की बच्चे। तो डबल एंट्री सिस्टम में आप वो सभी ट्रांजेक्शन लिखते हो जिसका लेना देना, मतलब दोनों एस्पेक्ट लिखोगे, जो आपने लिया वो भी लिखोगे, जो आपने दिया बदले में वो भी लिखोगे। तो डबल एंट्री में क्या होगा, दोनों चीजें लिखते हो कि आपके हाथ से गया क्या और आपके हाथ में आया क्या। मान के चलो जैसे आपने बुक्स खरीदी तो आपके हाथ में आया क्या, बुक, तो वो भी रिकॉर्ड करोगे कि भाई बुक आ गई, और आपकी जैसे गया क्या, पैसा, तो वो भी लिखोगे कि पैसा गया। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों ही जो पॉइंट है वही लिखते हैं, जाने वाला भी और आने वाला भी। अगर हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक बात और, डबल एंट्री सिस्टम हर जगह लागू होता है बेटा, यही एक्चुअल में मान्यता प्राप्त है, बाकी सिंगल एंट्री सिस्टम को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है।
किसी भी अथॉरिटी से। और प्लस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी स्टेप है। इसके अंदर आप नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लिखोगे, मतलब कोई भी एक ट्रांजेक्शन लिखो जो भी आप चाहते हो, इवन आप वही लिखते हो जो आपके हाथ में आ रहा है, राइट। जैसे आप भी परचून की दुकान वाला हो गया, अब तो खैर वो भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने लगा है। आप कोई किसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा क्या टारगेट होता है, मैं सिर्फ वही लिखता हूँ जो फीस मेरे पास आ चुकी होती है। जो फीस मेरे पास नहीं आई उसके बारे में लिखता ही नहीं, तो मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो फीस मेरे पास आ रही है, राइट। जो नहीं आई वहां पर सिर्फ टिक करता हुआ, लिखता कभी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं फीस की सिर्फ उन्हीं बच्चों को दूंगा जिनकी फीस मेरे पास आ चुकी है, मतलब उसको ही लिखूंगा बस। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सिर्फ एक चीज को लिखते हो, या तो जो चीज आपके पास आ रही है या तो जो चीज आपके पास से जा रही है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक एस्पेक्ट को आप मेंटेन करते हो, और डबल एंट्री सिस्टम में आप दोनों एस्पेक्ट को लिखते हो, आने और जाने दोनों को बेटा। तो ये टॉपिक हो गया हमारा क्लियर। अब एक पेज और पलट के देख लेते हैं बेटा। इसके इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगेन फीचर्स है बेटा, इसके कुछ स्टेज आपके दे रखे, एडवांटेज आपको दे रखे बेटा, ये सारी चीजें बस इसको रीड कर लेना बेटा काफी है, और आगे कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम को यहाँ पे देख लो बेटा, जिसके बुक नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकता है बच्चे। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ। जब आप बेटा लाइक करते हो कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। लेकिन अगर आप लाइक कमेंट कुछ भी नहीं करोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या खराब लग रही है। बेटा अगर खराब भी लग रही है तो बेटा डिसलाइक करो और साथ में कमेंट छोड़ो कि प्रॉब्लम क्या थी उसमें, आपको क्या चीज पसंद नहीं है, राइट। बट एक वैलिड रीजन होना चाहिए उस चीज के लिए, तो उस चीज को मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो आपके लिए थी, और नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी बेटा वो आपको मिलेगी सेकंड चैप्टर की, जो कि होगी हमारे अकाउंटिंग की टर्म्स, और स्टार्ट करेंगे बेटा उस वीडियो को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखो, और साथ में बच्चा अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।